गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली के तरीके से हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि अगले महीने में आपका एग्जाम होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का। और ये केवल सेशन आरआरबी ग्रुप डी के लिए नहीं, जो भी आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई या फिर टेक्नीशियन, एलपी, सबके लिए, जिसमें भी साइंस का स्कोर आता है, जिसमें भी साइंस का वेटेज रहता है, सबके लिए यूजफुल है। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आप दिवाली भी मनाइएगा, पढ़ते भी रहिएगा। ऐसा ना हो कि दिवाली के चक्कर में एक दो दिन आप लैग कर जाइए, तो इस वजह से पढ़ते भी रहिए। थोड़ा एक दो घंटे पढ़ते रहिए। टेस्ट एक टेस्ट ही अगर डेली लगाते रहोगे तब भी बहुत अच्छी बात है। बट माहौल है ऐसा, अपने आप को स्वस्थ भी रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य भी रखिए अपने आप को, स्वस्थ रहोगे तभी पढ़ पाओगे। इसलिए स्वास्थ्य भी रहिएगा और पढ़ाई भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम अगले महीने में निर्धारित है। तो एग्जाम तो होगा, तो इस वजह से प्रिपेयर और भी अच्छी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कंपकपाने के कारण क्या प्रतिपादन किया जाता है? कंपकपाने का कारण, ये पिछली बार टेक्नीशियन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये टेक का है, टेक्नीशियन का आया हुआ क्वेश्चन है कि सर्दी के मौसम में जो कंपकपाते हैं तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? ताप गतिकी का तृतीय नियम, या फिर ताप गति का प्रथम नियम, या ताप गति का द्वितीय नियम। तो ये याद रखिएगा, जो सर्दियों में कंपकपाना रहता है तो उसमें हम ताप गति का द्वितीय नियम लागू होता है, ताप गति का द्वितीय नियम लागू होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण। अब देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन पूछेगा। एक जैसे ये क्वेश्चन है कि पानी की टंकी में देखने पर कि कम गहरी दिखाई देने का कारण। नंबर दूसरा ये पूछेगा, बाल्टी में पड़ा सिक्का हल्का ऊपर दिखाई देता है, या फिर तालाब में जो मछली है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, या फिर ये पूछेगा कि जो एक रॉड पड़ी बकेट में वो हल्की टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये सब का कारण एक होता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। अब एक चीज इसमें देखो, जहां पे आपको प्रतीत वाला मिल जाए ना, जैसे इसमें लगेगा पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, कम गहरी प्रतीत होती है। जहां पे प्रतीत लग जाए ना, तो वो समझो अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है? अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण ये है, जैसे कहेगा तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देंगे? तारों का टिमटिमाना कौन सा कारण है, ये क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ये पूछेगा तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं। तो देखो ये वायुमंडलीय, लिख लो, यहां पे लिख लो, तारों का टिमटिमाना किसके वजह से होगा? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। किसके? वायुमंडल अपवर्तन। वायुमंडल अपवर्तन के कारण होगा। जो तारों का टिमटिमाना रहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखो जब पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण? ये प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक बात है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बट तारों का टिमटिमाना ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब एक क्वेश्चन तारों से पूछ लेगा कि तारों में जो चमक है ये किस कारण से होगी? तारों में चमक है ये किस वजह से होगी? तो ये उसके तापमान की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? ये इसके ताप की वजह से होगी, ये इसके
खुद के ताप की वजह से होगी, खुद के ताप की वजह से होगी। तो इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब क्वेश्चन देखो, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर अगर कम गहरी प्रतीत होती है तो ये किसका कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। किसका? अपवर्तन का कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो देखो कौन सा पूछेगा, जैसे मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, या फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, परावर्तन के एग्जाम्पल कौन सा होगा? परावर्तन का एग्जाम्पल वो होगा, जैसे मान लो आप शीशा देखते हो ना, शीशा में छवि अगर आपकी दिख रही तो समझो आपकी छवि को परावर्तित कर रहा है, इस वजह से वो परावर्तित हो रहा है। परावर्तित मतलब ये समझो कि मान लो रेज इस पे पड़ी ही और इस पे परावर्तित हो गई, इधर से आई और इधर की तरफ चली गई, ये परावर्तन हुआ आपका। प्रकाश एक रुझ रेखीय संचरण है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव, अगर पृष्ठ सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन किस वजह से कारण उत्पन्न होगा? चलो इसकी बात अभी बाद में करेंगे, बट सरफेस टेंशन से और चीजें देख लो। देखो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि जो बूंद है, बूंद का गोल आकार किस वजह से होगा? बूंद का गोल आकार किस वजह से होगा? तो बूंद का गोल आकार किसके वजह से होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण होगा। अब क्या कह रहा है? पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव जो कारण होगा तो इसका एक कारण होगा कि संसंजन बल बहुत ज्यादा होना। संसंजन बल मतलब कोहेजन फोर्स का ज्यादा होना। देख लीजिए, अणुओं के बीच गुरुत्व बल नहीं लगेगा, अणुओं के बीच विद्युतीय बल नहीं, अणुओं के बीच आसंजन बल नहीं, सासंजन बल। कौन सा? सासंजन मतलब कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। तो आंसर आपका होगा डी, अणुओं के बीच सासंजन बल लगना। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरीचिका का कारण। देखो क्वेश्चन वही आ गया जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप खाली सुनते भी रहिए, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो भी आप सुनते रहिए, उसमें वो भी लिखते रहिए। मरीचिका या मिराज का कारण होता क्यों? कौन सा कारण होता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण नहीं, विवर्तन नहीं, ध्रुवण नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर डी आपका करेक्ट होगा। देखो ध्रुवण की जो घटना है, ध्रुवण की घटना आप प्रकाश में कर सकते हो, ध्वनि में नहीं। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। ध्रुवण की घटना प्रकाश में संभव है, प्रकाश में संभव है, ध्वनि में नहीं, ये कंठित कर लीजिए। क्वेश्चन इससे पूछता है बहुत कि प्रकाश की ध्रुवण की घटना किस में पॉसिबल है? प्रकाश ध्वनि दोनों में, या खाली प्रकाश में, या खाली ध्वनि में? तो केवल प्रकाश में संभव है, इसका आंसर हुआ आपका डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन है वो आपका आता है जल से। किससे आएगा? जल से। कैसे? वो जल से आएगा। देखो क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ये आपके प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। जो पत्तों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल, तो पत्तों का हरा रंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करें। अगर जाइलम की बात करें तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। ठीक है, अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो अगर पादप जो होते हैं, प्लांट ये CO2 का क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इसको अगर देखो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वेश्चन अगर बनेगा तो देखो आरआरबी जो इस बार पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी प्रक्रिया है, पूछा था कार्बन
प्लस कार्बन जब जल से मिलता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? कार्बन जब जल से मिलेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो CO2 बनाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? संयोजन, संयोजन अभिक्रिया होगी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? इसका आंसर हुआ प्रकाश संश्लेषण में हमको जब पानी जारी होता है तो ऑक्सीजन मिलेगा पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग का, पुष्प में स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग होता है, स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब देखो स्त्री के पुष्प, स्त्री के जो भाग हैं तो कौन से होंगे? नंबर 1 स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। और कौन से होंगे? बीजांड, बीजांड, ठीक है। पुंकेसर पुरुष का है, ये पुरुष का, ये पुरुष का है। तो आंसर कौन सा हुआ? आंसर आपका डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये बात याद रखिए कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर का दाब एटमॉस्फेयर के दाब से क्या होता है? मैक्सिमम होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। इस पे क्वेश्चन आरआरबी बनाता है, पता है कौन सा? कि वायुयान में किसी भी व्यक्ति के नाक से खून निकलना या फिर पेन की जो रिफिल होती है, पेन की रिफिल होती है, उसका बैक करना, उसमें रिफिल का वापस आना या फिर निकल जाना रिफिल का, तो वो किस वजह से होता है? ऊपर जब जैसे हम हवाई जहाज से जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब हमारा क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर के दाब के बराबर हो जाता है, या फिर हमारा बॉडी का जो दाब होता है कम हो जाता है वायुमंडलीय से, तो उसमें अंदर की चीजें बाहर निकलने लगती है, अंदर की चीजें बाहर निकलने लगती है, जैसे नाक से खून निकलना हुआ, आंखों से खून निकलना हुआ, तो ऐसा होता है। तो नॉर्मली ऐसे क्या होता है कि वायुमंडल से दाब हमारे शरीर का ज्यादा होता है। तो देख लीजिए कौन सा है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है? नहीं, कम नहीं होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बराबर भी नहीं होगा। आंसर आपका बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक क्या है? ऊतक, ऊतक की एक परिभाषा है, ऊतक की एक डेफिनेशन ये है जो कार्य करने में और दिखने में सेम हो, जो कार्य करने में और दिखने में सेम हो। देख लीजिए कहां पे है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं, मूल रूप से समान है, बिल्कुल सही बात है, परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मूल रूप से समान भी हो, दिखने और कार्य करने में भी समान हो, वो कहेंगे हम ऊतक। तो कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है, नहीं, भिन्न नहीं होंगी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न नहीं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उनको हम ऊतक कहते हैं। आंसर डी इज करेक्ट आपका, ऐसे ही रख लीजिए इसको एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? देखो संयोजी ऊतक कौन कौन से होंगे? देखो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में कौन कौन सी चीजें आएंगी? नंबर 1 बोन, हड्डी आपकी, नंबर ब्लड, नंबर 3 वो कांड्रा जिसको आप बोलते हो कार्टिलेज, क्या? कार्टिलेज। देखो अगर पूछेगा कठोर संयोजी ऊतक तो आंसर होगा बोन, कठोर। ये क्या है? कठोर संयोजी ऊतक या फिर सॉलिड टिश्यू, ठीक है। बाकी ब्लड और कार्टिलेज दोनों आपके संयोजी ऊतक हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है? बंडल, संवहनीय बंडल, त्वचा, त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। हड्डी संयोजी ऊतक है, ऊतक की छाल नहीं। हड्डी संयोजी ऊतक है, त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है, और सामान्य बंडल भी संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसमें हड्डी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो देखो कठोर और मजबूत कौन बनाएगा? स्थायी ऊतक है। तो देखो
जो कठोर और मजबूत बनाता है, कठोर एंड मजबूत, तो वो कौन बनाएगा? और देखो इसमें देख लो, जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, ये क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, लचीलापन, ठीक है। जो पैरेन्काइमा है ये फूड पैकेजिंग में काम करता है, फूड पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग में काम करेगा। एरेनकाइमा नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है। बच गया कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या करता है? ये कठोरता प्रोवाइड करता है, कठोरता, कठोरता प्रोवाइड करता है। तो आंसर आपका ए इज करेक्ट है। कह रहा कौन कठोरता प्रोवाइड करेगा? तो कोलेनकाइमा कठोरता प्रोवाइड करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का ग्रुप का है? मोलस्का परिवार से संबंध रखता है। तो मोलस्का ग्रुप से जो संबंध रखता है वो है आपका घोंघा, वो है घोंघा, ठीक है। अब देखो कॉकरोच के अंदर कैसा खून होगा? ब्लड की बात करें, कॉकरोच में कैसा होगा? तो सफेद, तो होगा सफेद, ठीक है। केचुआ शोषण कैसे करता है? त्वचीय शोषण करता है, त्वचा से, त्वचा से शोषण करेगा। और क्या है? द्विलिंगी है, द्विलिंगी, द्विलिंगी भी है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ? घोंघा हुआ। और हाँ, घोंघा के बारे में एक बार, इसका जो खोल बना होता है, खोल, वो किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव, पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। आंसर आपका सी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो आपने खूब पढ़ा होगा, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। अब पूछो जोंक का, जोंक का रंग कैसा होगा? हरा होगा, कैसा होगा? हरा होगा, ठीक है। और मनुष्य का रंग तो लाल होगा। पीएच मान पूछेगा 7.4, कितना होगा? 5 से 6 लीटर, ठीक है, 5 से 6 लीटर होगा, ठीक है। वेट का कितना होगा? तो वेट का कितना होगा? वेट तो डिपेंड करेगा, वेट तो डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें नीला होगा आंसर, आंसर 20 करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक बुद्धिमान जो स्तनधारी है वो है डॉल्फिन, वो है डॉल्फिन। सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है डॉल्फिन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? देखो पराध्वनि की अगर सीमा कहें, पराध्वनि की सीमा अगर कहेंगे तो 20,000 हार्ट्ज से अधिक की सीमा होती है, अधिक की सीमा होती है। ये सीमा देख के कोई अपनी सीमा ना याद करने लगना है, ये सीमा मतलब लिमिट वाली सीमा है। अब आप जो सीमा कह रहे हो वो सीमा दूसरी है, ये वो वाली सीमा नहीं है। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न करता है? तो पराध्वनिक जो उत्पन्न करेगा वो होगा परपोइसेस, परपोइसेस डॉल्फिन, ठीक है, परपोइसेस डॉल्फिन। 2 आंसर आपके। और चमगादड़ भी, हाँ कौन सा? चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ जैसे देखो रात में उसको दिखता नहीं लेकिन वहां से आवाज बोलेगा, चीज वहां से आवाज बोल के आएगा, यहां तक आएगा, फिर उसी आवाज को पकड़ के जाएगा वापस। तो चमगादड़, डॉल्फिन, डॉल्फिन और कौन? परपोइसेस, परपोइसेस, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पराध्वनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इनको सुन भी सकते हैं, इनको सुन भी सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा
ये सी वाला आंसर, ये सी है, ये है आपका बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द ढूंढो जो इस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन ये आया है एलपी में, डिक्टो क्वेश्चन को वैसे लाए हैं। तो वह शब्द ढूंढो जो संबंधित नहीं है। तो संबंधित देखो, हिरन, गाय, हाथी, ये संबंधित है क्योंकि ये क्या है, ये सब चलने वाले हैं। बट सांप क्या है, सांप है रेंगने वाला। आंसर बी इज करेक्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल देखो क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को पॉड बोलेंगे, कॉलोनी नहीं बोलेंगे, स्लूथ नहीं बोलेंगे, गैंग नहीं, क्या बोलेंगे, पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीमर क्या है। लीमर क्या है। लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला जीव है, पाया जाने वाला जानवर है। लीमर क्या है, मानव शरीर में एक हड्डी है, कैंसर के विकास का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जीव है। क्या है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। मोलस्का परिवार से, क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, ये घोंघा होगा आपका, घोंघा मोलस्का परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव इकाइनोडर्मेटा है, पूरी तरह से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होगा, नीला होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का ग्रुप से संबंधित है। तो घोंघा होगा आंसर। आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिए, दीपावली बनाइए, पढ़ाई भी करते रहिए। कैसा लगा ये सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।